हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से पर बात करेंगे जो खास तौर पे संविधान देश के और समाज के वंचित वर्गों के बारे में बात करता है। डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज के बारे में बात करता है। भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि कोई भी समाज तब तक सशक्त नहीं हो सकता है जब तक कि इसके सभी वर्गों को, सभी समूहों को समान रूप से स्थान न प्रदान की जाए या समता न प्रदान किया जाए, उनको इक्विटी न प्रदान की जाए समाज में। तो इसलिए उन्होंने अनेक प्रावधान किए। इन प्रावधानों में भारत के संविधान में खास हिस्सा ही ऐसे लोगों के लिए समर्पित किया जिसका की टाइटल है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। अब वैसे तो संविधान के अलग अलग हिस्सों में हम विशेष प्रावधान पढ़ के आए हैं। मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 में पिछड़े वर्गों के संबंध में प्रावधान हमने देखा है। ईडब्ल्यूएस के संबंध में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इनके संबंध में भी प्रावधान है। मूल अधिकारों में हमने देखा था 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 16(3), 16(4, इस तरह से ये जो अनुच्छेद थे यहाँ पर हमने ये सब प्रावधान देखे थे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पे केंद्रित कक्षा है और संविधान किसी एक टाइटल को देता है, आपको एक विशेष हिस्सा जो है डिवोट करके रखता है। तो ये हमारा विशेष रूप से ये दायित्व है और आवश्यकता भी, अनिवार्यता भी है कि हम इस उपबंध के बारे में जानें। तो संविधान का भाग 16 है, पार्ट 16 है, भाग 16, जो कि कुछ विशेष वर्गों के संबंध में प्रावधान करता है, स्पेशल प्रोविजंस करता है इनके बारे में। अनुच्छेद वाइज इनके बारे में हम जानेंगे, आर्टिकल वाइज, क्योंकि स्टेट पीएससीज और दूसरे एग्जाम्स वगैरह में सीधे सीधे इनसे रिलेटेड आर्टिकल ही पूछे जाते हैं। तो एक आध प्रश्न ऐसे आपके न छूट जाएं, तो इसलिए भी मेरा उद्देश्य है। तो आर्टिकल वाइज चीज़ों को करेंगे और जहां आवश्यकता होगी और चीज़ों को भी जानेंगे। तो ये जो लेक्चर है स्पेशली डिजाइंड है, पीटी पर फोकस क्लासेज हैं, तो हम उसको इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो किन वर्गों के संबंध में प्रावधान है? तो ऐसे वर्ग हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर स्थित हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो समाज है इसे हम समतामूलक स्थिति में लेकर के आना, इसको एक ऐसा समाज बनाना जिसमें हर किसी को एक विकास करने के, प्रगति करने के बराबर मौके हों। तो सदियों से भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से ऐसी कुछ परंपराएं रही हैं। जातिवाद हो गया, छुआछूत हो गया, अनटचेबिलिटी हो गई। जिन परंपराओं का ओरिजिनेशन कहाँ है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इनकी वजह से, समाज की स्ट्रक्चर की वजह से, संरचनाओं की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ मूलभूत सुविधाओं से, आवश्यकताओं से वंचित रह गया। कई बार मैं आपको बताऊं कि एक बार बहुत सारे लोग डॉक्टर महात्मा गांधी से कहते थे कि अंबेडकर आपके बारे में बहुत आलोचना करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी बहुत आलोचना करते हैं और बुराई करते हैं। होता भी था। अंबेडकर से कुछ लोगों ने कहा कि आप चलिए गांधी से मिल लीजिए, महात्मा गांधी जी से मिल लीजिए। अंबेडकर गए भी मिलने के लिए, महात्मा गांधी से बातचीत की, फिर चले आए। तो उनके साथ जो थे तो बड़े उत्साहित थे। उन्होंने कहा, देखा बापू तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो इस तरह से। तो बोले, इन महात्माओं के चक्कर में मत पड़ो, जाने कितने महात्मा देश में आए और गए। तो होता था, उनका एक अलग विजन था। अंबेडकर का मानना था कि भाई भारतीय समाज है और यहाँ पर कोई भी चीज सिर्फ चैरिटी पर नहीं छोड़ी जा सकती। देश में महात्मा तो बहुत हुए हैं, एक से एक महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, बुद्धा से लेकर के सबने कोशिशें की, लेकिन समाज बदला कितना?
अगर आज भी अनटचेबिलिटी मौजूद है भारत के समाज में, आज भी यदि जाति प्रथा मौजूद है, आज भी समाज में अगर भेदभाव मौजूद मौजूद है, तो फिर इसका मतलब है कि उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। तो अंबेडकर ने कहा कि महात्मा तो आते और जाते रहते हैं। तो ये उनका अपना एक कंटेक्स्ट था। तो महात्मा गांधी से लोगों ने कहा, देखा अंबेडकर ऐसा बोलते हैं आपके बारे में। तो गांधी ने कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने इतना अत्याचार किया है इस वर्ग पर, जिस वर्ग से अंबेडकर आते हैं, कि अगर वो थूक भी दे मुंह पे तो हमें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। इस बड़ी कठोर भाषा में उन्होंने बात की थी। तो ऐसे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर विशेष फोकस किया कि संविधान में ऐसे वर्गों के उत्थान के लिए लीगल प्रोविजन होना चाहिए। सिर्फ नैतिक तौर पे, मॉरली उपदेश के तौर पे इस देश में बहुत कोशिशें हुई हैं। तो जो भी प्रावधान करना है वो आपको लीगली करना है, कानूनी प्रावधान करने हैं। तो उसी का ये नतीजा था। भाग 17 है आपका, भाग 16 है, और भाग 16 आपसे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इतनी बातों के बाद में आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कौन से वर्ग हैं। तो कौन से वर्ग होंगे ये? तो जाहिर सी बात है, ये एससी होंगे, यानी कि अनुसूचित जाति होगी। अनुसूचित जाति होगी, जनजाति होगी, होगी, पिछड़ा वर्ग होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग होगा, इसके अतिरिक्त एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन समुदाय, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनके बारे में ये जो सेक्शन है, भाग 16 है, वो विशेष प्रावधान करता है, स्पेशल प्रोविजन करता है। कहां कहां प्रोविजन करता है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। संविधान के दूसरे हिस्सों में कुछ बातें की गई हैं। तो यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है इन लोगों के लिए, तो देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 330 है, जो सीधे सीधे अनुच्छेद 330 है, जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, एससी और एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में बात करता है। स्थानों के आरक्षण के बारे में बात करता है। आप सीधे सीधे इसको नोट करें, आरक्षण के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। तो कितना स्थान आरक्षित रहेगा? तो जितना किसी राज्य में जितना किसी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में
यानी कि एक राज्य के लिए लोकसभा में जितनी सीटें आवंटित हैं, जितना क्षेत्र के लिए, उस क्षेत्र के लिए आवंटित, उसमें से उस राज्य क्षेत्र में एससी एसटी की जनसंख्या का, एससी एसटी की जनसंख्या का उस राज्य की जनसंख्या से अनुपात होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो अनुच्छेद 330 इस बारे में बात कहता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 332 अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण का प्रावधान करता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि ये आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस संबंध में भी संविधान प्रावधान करता है कि ये आरक्षण कब तक जारी रहेगा। तो एक अनुच्छेद है 334 और ये अनुच्छेद कहता था कि हर बार इसमें 10-10 वर्ष का एक्सटेंशन किया जाता रहा है। 10 वर्ष के लिए पहले था, फिर 10 वर्ष के लिए फिर और हुआ, और इस तरह से बढ़ाया जाता रहता है जब तक कि ऐसा ना लगे कि हमारे समाज की स्थिति में बदलाव हो चुका है और ये वर्ग सशक्त हो गया है। तो पहले ये अभी तक में 70 वर्ष के लिए था, 70 वर्ष के लिए आरक्षण, और इसमें संशोधन कर दिया गया, संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन विधेयक 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, जो कि अंततः जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थान ले चुका है और इसके माध्यम से इस आरक्षण को और अधिक बढ़ाया जा चुका है। तो 70 वर्ष को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी समय सीमा को आगे के 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो खास बात है कि 334 में आरक्षण कब तक रहेगा, विशेष प्रतिनिधित्व, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। और अभी जो जानकारी है, जो 126वें विधेयक को, जिसे कि पास करने के बाद 104वां संविधान संशोधन विधेयक 104 संविधान संशोधन अधिनियम से बढ़ा दिया गया है, आरक्षण में वृद्धि कर दी गई है। समय सीमा 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो 334 इस बारे में बात करता है कि कब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। तो ये एक खास बात थी इन वर्गों के लिए प्रावधान के तहत। इसके अलावा भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो दावे हैं,
ये बात की गई है। अनुच्छेद 335 एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 335, और इसका शीर्षक है एससी एसटी के सेवाओं और पदों के लिए, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों के दावे। एससी और एसटीज का क्लेम या दावा किस लिए? सेवा या पद के लिए। संविधान कहता है कि कोई भी पोस्ट आएगी, कोई भी जॉब आएगी, तो एससी एसटीज का जो भी ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए स्थानों को आरक्षित करने के बारे में ध्यान दिया जाएगा नियुक्तियों को करते समय। हाँ, एक चीज का ध्यान रखा जाएगा कि एफिशिएंसी यानी प्रशासन की दक्षता, प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए, प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए उनके दावों का ध्यान रखा जाएगा। तो ये एक अनुच्छेद है, फैक्चुअली भी 335 आप याद रखें, जिसमें कि उन्हें नियुक्तियों में, पदों और सेवाओं में आरक्षण दिया जाएगा, उनके दावे का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाएगा कि प्रशासन में एफिशिएंसी प्रभावित न हो। और यही अनुच्छेद कहता है कि अगर किसी परीक्षा में इनके लिए अर्हता के रूप में कम अंक रखे जा सकते हैं, कम अंक रखे जा सकते हैं। तो ये जो आप परीक्षाएं देखते हैं, इन परीक्षाओं में जो क्राइटेरियाज कम रखे जाते हैं इन वर्गों के लिए, तो उन वर्गों के संबंध में कटौती, उनके लिए मानक कम रखे जा सकते हैं, कम इस पे भी पास कराया जा सकता है। ये अनुच्छेद 335 इस बारे में कहता है। ये वाला प्रावधान खास तौर पे 82वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें शामिल किया गया। इतना आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये खास बातें थी। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए संविधान का यही भाग एक आयोग की संकल्पना करता है। तो ये जो है, पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही आयोग था, लेकिन बाद में 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से आयोग बना दिया गया। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयोग, तो पहले अनुसूचित जाति के लिए आयोग। पहले दोनों ज्वाइंट आयोग थे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संविधान एक ही आयोग की बात करता था, लेकिन अब जो है 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोनों को अलग कर दिया गया। और ये जो अनुसूचित जाति के लिए आयोग है वो है अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338।
ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 338 और 338 आपसे बताना चाहता है, अनुच्छेद 338 की अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग होगा। तो जिसे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग कहा जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जाति आयोग बनेगा, आयोग होगा। तो 338 ये कहता है, और इस आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और लोग कौन से होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो देखते हैं कि सदस्य कितने होंगे। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, संरचना एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन नियुक्ति करेगा, तो वही अपने महामहिम राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करेंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य ये इसके सदस्य होंगे। तो आयोग की का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, क्या काम होगा इस आयोग का। आयोग के कार्य, अनुसूचित जातियों के लिए आयोग बना हुआ है, एससीज के लिए आयोग बना हुआ है, जिसके लिए बना है उसके लिए काम करेगा सिंपली। तो पहली बात है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के मुद्दों का अध्ययन करेगा, उनसे संबंधित कोई मामला आया है, कोई केस आया है तो उसमें मदद करेगा, उन मामलों को उठाएगा, सरकार तक पहुंचाएगा और जांच करेगा। अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई मुद्दा है तो उसमें जांच करेगा, इन्वेस्टिगेट कर लेगा कि स्थिति क्या है। सरकार और देश का प्रशासनिक तंत्र यदि उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है तो उस मामले में भी जांच करेगा। तो ये आयोग के कुछ कार्य हैं जिन्हें कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अनुसूचित जातियों के हितों से जुड़े सभी विषयों का अन्वेषण करे। पहला, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों का अन्वेषण करे। क्या मुद्दे हो सकते हैं अनुसूचित जातियों के हितों से, है मुद्दा कोई, तो हाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। किसी को छू देना, किसी के कभी खास तौर पे ये घटना सुना होगा कि दलित समाज से कोई दूल्हा जो है घोड़े पर बैठ गया। किसी गांव में, हमारे गांवों का ऐसा पुराना स्ट्रक्चर है कि पता चला शादी के लिए घोड़ी पे बैठना बहुत जरूरी है। शादी का मतलब ही विवाह का है घोड़े पे बैठना, घुड़चढ़ी की रस्म होती है। अब पूछो पूरा कितना जमाना बीत गया, मोटर गाड़ी आ गई है, प्लेन का समय आ गया है,
आप हवाई जहाज में बैठ जाए एक बार विवाह करने से पहले तो कोई मुद्दा समझा जा सकता, अभी भी घोड़ी चढ़ना एक रस्म है। ये परंपरा इतना दिमाग में बैठी हुई है कि समाज में जो हर तबके का व्यक्ति इसको एक अपने रस्म से, रिवाज से समझता है, सम्मान से, आजादी से जोड़ता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी परंपरा को स्वीकार कर सकते हैं। तो जब दलित समाज के लोग, जब वंचित समाज के लोग भी इस परंपरा को अपनाना चाहते हैं, जिंदगी के कुछ हंसी खुशी के क्षण आराम जो है लोग उतारना चाहते हैं, तो जो तथाकथित परंपरागत समाज है, जो उच्च जातियां उसका विरोध करती हैं, और ऐसे में टकराव होता है, तनाव होता है, कभी हिंसा होती है, समुदाय के लोग मारे जाते हैं। तो एक घटना ये होती है। दूसरा, इस समाज की स्त्रियों के साथ जो है अपमानजनक कार्य होते हैं। और एक उदाहरण अभी हाल ही में राष्ट्रीय जीवन में चर्चा का विषय है और दुख का विषय है, अफसोस का विषय है कि किसी भी समाज से, किसी भी जाति से कोई बच्ची हो, कोई महिला हो, उसके साथ इस तरह की घटना, बलात्कार या हमला या उसको मार देना, जान से मार देना गलत है। तो ऐसी स्थितियों में, ऐसे सारे मामलों में कार्यवाही करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है, जिसका काम ही है कि सभी मुद्दों पर जांच करे, अन्वेषण करे, उसमें उठाए। तो ये है, कोई शिकायत है तो उसको देखे, शिकायत को देखे। संविधान में जो प्रावधान है और क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण हेतु और क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या उपाय किए जाने चाहिए, उसके बारे में बताता है। और इन सभी मामलों से संबंधित राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तो ये आयोग का कार्य है। इसके अलावा ऐसे किन्हीं विशेष कानूनों की आवश्यकता है, किन्हीं विशेष कानूनी उपायों की आवश्यकता है, उनके बारे में भी सुझाता है। तो ये अनुसूचित जाति आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। और राष्ट्रपति ऐसी रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाएंगे। तो इस मामले में ये जो आयोग है, इसको क्या शक्तियां प्राप्त हैं? काम तो इसका आप समझ गए कि एक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट देनी है, और जिस चीज का संबंध राज्य सरकार से है तो राज्य के सामने वो रिपोर्ट रखवाएगा, दोनों को रखवाएगा, दोनों को शक्तियां, संसद में भी रखवाएगा, राष्ट्रपति को दे देगा, राज्यपाल जी को देगा, वो विधानमंडल में रखवाएंगे। शक्तियां क्या क्या हैं? काम इतना लंबा चौड़ा है, लिस्ट बड़ी है अनुसूचित जाति आयोग की। शक्ति क्या क्या है इसके पास में, ताकत कितनी है?
तो शक्ति के बारे में शक्ति क्या क्या है इसके पास, तो कई सारी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पहला तो इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है इसको, है ना। और क्या शक्ति प्राप्त है इसको, तो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, किसी व्यक्ति को समन भेज सकता है, हाजिर होने के लिए कह सकता है अपने सामने, के लिए कह सकता है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। कह सकता है। तो ये खास शक्तियां हैं इसके हाथों में। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है, तथा राष्ट्रपति राष्ट्रपति एवं राज्य सरकार में सरकार राष्ट्रपति या केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार ऐसे मामलों में आयोग से परामर्श करेंगे, आयोग से परामर्श करेंगे करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण शक्तियां इसके हाथों में हैं। और ठीक इसी की भांति अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की घोषणा है, जो 338 338 ए के तहत इसमें दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग 338 ए 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से सृजित। इसकी भी शक्तियां लगभग वही हैं, वही इसके कार्य हैं जो अनुसूचित जाति आयोग के हैं। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। आयोग को सारी बातें हैं जो अनुसूचित जनजातियों से मामलों में वही सब शक्तियां हैं जो अनुसूचित जातियों के मामले में हैं। इसको भी सिविल न्यायालय की भी शक्तियां हैं। तो ये सब चीजें हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष
तथा 3 सदस्य इसकी संरचना है। तो वही है, बस समस्या एक है कि ये जो आयोग हैं ये एडवाइजरी बॉडी हैं, सलाहकारी निकाय हैं, और इसीलिए इनकी रिपोर्ट को सरकार माने या ना माने इसके लिए बाध्य नहीं है। तो कई बार ये जो आयोग हैं ये प्रभावी ढंग से जांच भी नहीं करते हैं ऐसे मामलों में। यही वजह है कि आयोगों के गठन के बावजूद ऐसी जो एट्रोसिटीज हैं या जो ऐसे मामले हैं वो अभी भी भारत में आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार ये आयोग होने के बावजूद बहुत प्रभावी और सक्षम ढंग से जांच नहीं हो पाती है। ये भी तमाम कानूनी प्रावधानों के तहत एक रस्म रिवाज की तरह रह गए हैं ये आयोग भी। साथ ही ये भी प्रावधान है कि 1 वर्ष से पुराने मामलों में संभवतः, न मैं याद कर पा रहा हूं, इन्हें जांच करने की शक्ति नहीं है। यानी मामला एक निश्चित सीमा के बाद आयोग ऐसे मामलों में कदम नहीं उठा सकता है। तो ये सब कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। इनको जो स्टाफ वगैरह है ये भी सरकारी स्टाफ से ही कार्य करना पड़ता है, अपनी कोई मशीनरी नहीं है इनके पास में। तो ये सब इनकी लिमिटेशंस हैं इन आयोगों की। तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में प्रावधान था। ऐसे ही संविधान का अनुच्छेद 340 है जो कि एक और जो वर्ग है उसके बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 340 याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है पिछड़े वर्गों के लिए एक विशेष आयोग की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो आपके पास ऐसे ही 330, 331, 332, 338 ऐसे करके ये अनुच्छेद होंगे। 340 तो ध्यान रखना है, छोटी परीक्षाओं में स्टेट लेवल पीएससी में यही सीधे सीधे आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो पिछड़े वर्गों के लिए किस अनुच्छेद में एक आयोग की नियुक्ति की बात की है। तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। के लिए आयोग की नियुक्ति। तो आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्गों के दशा के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी और ये सब शक्तियां होंगी। तो भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया और पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया संविधान संशोधन के माध्यम से, और इस आयोग को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो कुछ प्रावधान हम देखते हैं कि आयोग जो पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है उसको क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या दर्जा दिया गया है, थोड़ी जानकारी हम लेंगे। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में एनसीबीसी के तौर पे जाना जाता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, 102 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 102 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
और इसके माध्यम से आयोग को कुछ विशेष कार्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग ओबीसी में कौन सी जातियां शामिल की जा सकें और कौन सी नहीं, उसके संबंध में कार्यवाही कर सकेगा। भारत में जो सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था वो 1950 में गठित किया गया था और 1970 में गठित किया गया। तो 1950 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर के नेतृत्व में कर के नेतृत्व में 1970 में बीपी मंडल के नेतृत्व में, वही जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप जानते हैं, तो बीपी मंडल के नेतृत्व में गठित किया गया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय दर्जा 102 संविधान संशोधन के माध्यम से 102 संविधान संशोधन के माध्यम से 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके माध्यम से आयोग को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि आयोग पिछड़ा वर्ग की जातियों को शामिल कर सकता है और उन्हें बाहर निकाल सकता है। आयोग में 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य, यानी वही संरचना होगी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य। ये आयोग की संरचना होगी और आयोग के पास यह शक्ति होगी, कमीशन के पास में यह शक्ति होगी कि जो कार्य अनुसूचित जातियों के संबंध में राष्ट्रीय SC ST कमीशंस करते हैं, वही सब कार्य ये भी करेगा। पिछड़ा वर्ग के संबंध में सिविल न्यायालय की शक्तियां होगी। तो आयोग की शक्ति में BCs को शामिल करने बाहर करने की शक्ति तथा पिछड़े वर्गों के सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, सिविल कोर्ट की शक्ति होगी और SC ST आयोग की भांति पिछड़े वर्गों के कल्याण, पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित सभी कदम उठाने की शक्ति होगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है।
एक मुद्दा ये हो सकता है कि एससी और एसटी की पहचान कौन करेगा। तो इसमें राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल या प्रशासक से परामर्श करने के पश्चात घोषित करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श के पश्चात एससी तथा एसटी एससी 341 एससी की जातियों को बता सकेगा या निश्चित कर सकेगा। तथा 342 के अंतर्गत यही बात एसटीज के लिए भी है। एसटी के जातियों को और इस संबंध में संसद को भी यह शक्ति दी गई है। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि अधिसूचना द्वारा वह एससी एसटीज को की सूची में बदलाव कर सके। तो देश के राष्ट्रपति और संसद को ये अधिकार है कि किसी विशेष वर्ग को इस सूची में शामिल करें या ना शामिल करें। भारत के संविधान में एक और वर्ग है जिसके बारे में प्रावधान किया गया था और अब उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वही 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से, वो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 331 के तहत 331 और अनुच्छेद 333 दो अनुच्छेद थे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 331 एंड 332 दो अनुच्छेद अभी तक शामिल हैं और उन अनुच्छेदों में 331 में लोकसभा में तथा 332 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नामांकित करने का प्रावधान था। नामांकित करने का प्रावधान शामिल है। लोकसभा में यह 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में
2 सदस्य नियुक्त कर सकता है और 1 सदस्य राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त कर सकते हैं। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सदस्य लोकसभा में नामांकित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और 1 सदस्य विधानसभा में नामांकित किए जा सकते हैं। दोनों के अनुच्छेद 331 और इसका अनुच्छेद 333 333। तो 2 अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन है जिसके की माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के आरक्षण को बढ़ाया गया है, जिसके कि हमने अनुच्छेद के तहत देखा था कि जिस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ था 334 के अंतर्गत जो लिखा हुआ था, तो 334 में अमेंडमेंट किया गया, 334 में संशोधन हो गया संशोधन, और उस संशोधन में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में भी था, SC/ST 104वां जो संविधान CA था, जो संविधान 104 104वां जो संविधान संशोधन विधेयक था CA, उसमें जहां SC/ST के रिजर्वेशन को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, वहीं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को नहीं बढ़ाया गया है। तो स्थिति यह है कि लोकसभा और 14 राज्यों की विधानसभाओं जहां की एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के को नामांकित करने की व्यवस्था थी राज्यपाल के द्वारा, तो अब उसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रावधान थे जिन पर की हमने चर्चा की। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में दूसरे विषयों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।